सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स को बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे आपके सामने अपनी बातें रखने का मौका दिया, आपसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया। हमारे 5 साल लगभग पूरे होने को आए सरकार में। कल हिंदुस्तान टाइम्स के डिनर पे जब मैं गया तो मुझे एक देश की काफ़ी नामी हस्ती हैं, वो मिले। उन्होंने मुझे कहा कि अरविंद, आई यूज्ड टू बी योर फियर्सेस्ट क्रिटिक टिल अबाउट अ few years बैक, लेकिन आपने हमारा पिछले 5 साल में जो काम किया है, आपने हमारा दिल जीत लिया है। सो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के हमारे कामों की यही समरी है कि जो लोग पहले हमें मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। जो लोग हमसे हमारे क्रिटिक्स थे, वो अब हमें मोहब्बत करने लगे हैं। और जो लोग थोड़े बहुत बच गए हैं, अभी 2 महीने बाकी हैं 5 साल पूरे होने में, इन 2 महीने में उनका भी दिल जीत लेंगे हम लोग। 5 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव आए और हमारे कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अगर उसको मैं सम अप करने की कोशिश करूं तो मोटे मोटे तौर पे 3 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ कि सत्ता ईमानदारी से चलाई जा सकती है, सरकार ईमानदारी से चलाई जा सकती है। पहले लगा करता था कि पता नहीं सरकार चलाने के लिए कितनी तिगड़म करनी पड़ती है, कितनी बेईमानी करनी पड़ती है, लेकिन 5 साल में यह साबित हो गया कि सरकार भी ईमानदारी से चलाई जा सकती है। चुनाव ईमानदारी से लड़े जा सकते हैं और जीते जा सकते हैं, और अच्छे खासे बहुमत से जीते जा सकते हैं ईमानदारी से। दूसरी चीज़, हमारे देश के अंदर 70 साल में देश ने काफ़ी तरक्की की है 70 साल में, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसा माहौल बन गया था, निराशा का माहौल। इन 5 सालों में जो काम हुआ है दिल्ली के अंदर, इतने सारे क्षेत्रों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, इसमें उसमें, इतने सारे काम हुए हैं। और ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए, कि एक उम्मीद जगी है कि यार हो तो सकता है, चीज़ें बदल तो सकती हैं। नहीं तो कौन सोच सकता था कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो सकते हैं? कौन सोच सकता था कि सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो सकते हैं? कौन सोच सकता था कि बिजली 24 घंटे भी आ सकती है, बिना पावर हिट के बिजली भी आ सकती है? अभी थोड़े दिन पहले मैं हमारे सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों से मिला। पिछले, आपको जान के ताज्जुब होगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। जो बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं उनको 12वीं के बाद एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है, मैंने भी दिया था अपने टाइम में, बड़ा मुश्किल होता है पास करना। हमारे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के पिछले 3 साल से हर साल 300 से ज़्यादा बच्चों का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है पिछले 3 साल से। क्या हम सोच सकते थे कि हमारे बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे, 300 से ज़्यादा बच्चे जेईई पास करके आईआईटी के अंदर जाएंगे? तो मैं अभी उनसे इंटरेक्शन कर रहा था, जो 300 बच्चे, 300 साढ़े 300 बच्चे जिनका इस साल हुआ था आईआईटी के अंदर जेईई जिन्होंने क्लियर किया था, और मैं ताज्जुब रह गया उनकी अंग्रेज़ी सुन के। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे क्या फर्राटे की अंग्रेज़ी बोल रहे थे। हम सोच नहीं सकते थे, ये सोचा नहीं जा सकता था इस देश के अंदर कि सरकारी स्कूलों के बच्चे इतनी अच्छी अंग्रेज़ी भी बोलेंगे। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 12वीं क्लास के 96.5% नतीजे आए हैं, और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के नतीजे
92.5% नतीजे आए हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छे आए हैं। क्या हम पहले सोच सकते थे सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल होंगे? क्या हम सोच सकते थे सरकारी स्कूलों में लिफ्ट्स होंगी? आज दिल्ली के कई सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो मुझे लगता है दिल्ली के 70-80% प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 16 लाख बच्चे, 1.6 मिलियन स्टूडेंट्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनका आज तक भविष्य बिल्कुल अंधकार में होता था। लगभग 10 लाख फैमिलीज़ के 16 लाख बच्चे, अब इनका भविष्य अच्छा बना है। अब ये इस देश की मेन स्ट्रीम में आए हैं, जो कि पहले कहीं बिल्कुल मुख्य धारा के बाहर थे, जिनका कोई भविष्य नहीं था। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा करता था, उसका कोई भविष्य नहीं होता था। गरीब का बच्चा बड़ा होकर गरीब बनता था। अब गरीबों के बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे। हम सब के साथ एक दिन इसी हॉल के अंदर बैठ के, वो भी HT लीडरशिप समिट में आया करेंगे। अगर हमें अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, और मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका सपना है कि हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए। दुनिया का एक भी ऐसा विकसित देश नहीं है जहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं है। जापान, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, कोई देश उठा के देख लीजिए आप, पूरी दुनिया में एक डेवलप्ड कंट्री आप मुझे बता दीजिए जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देता। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना हम अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बना ही नहीं सकते। अगर हमें भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, अगर वो सपना देखना है अपने को, तो अपने को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। और अगर कोई भी पार्टी आपको चुनाव के पहले आके कहे कि हम भारत को ये बना देंगे, वो बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछना, एजुकेशन पे क्या करोगे? अगर वो एजुकेशन पे उनका कोई सपना नहीं है, अगर एजुकेशन पे उनका कोई एजेंडा नहीं है, तो वो देश को आगे कभी नहीं बढ़ा सकता। मेरा अपना ये मानना है कि पिछले 5 साल में दिल्ली ने ये करके दिखा दिया कि स्कूल अच्छे हो सकते हैं, शिक्षा अच्छी हो सकती है। 5 साल के अंदर हम शिक्षा अच्छी कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर सारा देश मिलके राजनीति से ऊपर उठ के, अगर हम इसको मिशन मोड के ऊपर पूरे देश में हम ये ठान लें कि हमें अपने स्कूलों को अच्छा करना और बच्चों को शिक्षा अच्छी देनी है, मुझे लगता है पूरे देश में भी 5 साल में हम ये अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी 2 साल पहले ग्रेटर कैलाश की RWA ने मुझे अपने एक एनुअल प्रोग्राम में बुलाया। उनका वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग वगैरह थी। उसमें उन्होंने फिर मेरी भाषण के पहले उन्होंने मेरे सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी कि सर ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। उसमें उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी कि ग्रेटर कैलाश में एक मोहल्ला क्लिनिक बनवा दीजिए। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक एक सरकारी डिस्पेंसरी को कहते हैं। सरकारी डिस्पेंसरी होती है मोहल्ला क्लिनिक। आप तो ग्रेटर कैलाश में तो अमीर लोग रहते हैं, आपको मोहल्ला क्लिनिक की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा नहीं सर, हमने मोहल्ला क्लिनिक देखा, हमें मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। हमने 2 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए ग्रेटर कैलाश में। अभी कुछ दिन पहले मैं उधर से गुजर रहा था, तो मैं अचानक उधर मोहल्ला क्लिनिक में चला गया देखने के लिए कि किस तरह के लोग आ रहे हैं वहाँ। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे कोठियों में काम करने वाले नौकरों के लोग ही, बच्चे ही और वहाँ के उनकी फैमिलीज़ ही इलाज करा रही हैं। मुझे जान के देख के बहुत अच्छा लगा कि उन कोठियों में और बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले अच्छे अच्छे लोग, अमीर अमीर लोग उस सरकारी डिस्पेंसरी में अपना इलाज कराने के लिए आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने सबने कहा कि उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, घर के बगल में मोहल्ला क्लिनिक है। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि बड़े बड़े अस्पतालों की प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं। इसका मतलब पहले उस बड़े अस्पताल में इलाज करा रहे थे और अब यहाँ पे आ रहे। मैं ये नहीं कह रहा मोहल्ला क्लिनिक में कोई बहुत बड़े बड़े इलाज होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बीमारियाँ, खांसी, जुकाम, बुखार, जिसके लिए आप दूर अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाया करते थे, नाउ देयर इज़ अ क्लिनिक जस्ट नेक्स्ट डोर। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज करा सकते हैं।
मोहल्ला क्लिनिक का ये जो कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल मिस्टर बान की मून वो इंडिया विजिट के ऊपर आए, और वो जब दिल्ली आए तो सबसे पहले वो पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक देखने पहुंच गए। स्वीडन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम भूल गया मैं, वो दिल्ली विजिट करने के लिए आई और वो पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए पहुंच गई। और उसके बाद बान की मून ने और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने दुनिया के कई देशों के अंदर प्राइमरी हेल्थ सिस्टम स्टडी किए हैं और उन्होंने कहा कि दिस इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स फॉर यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम इन द वर्ल्ड। आज दिल्ली के जितने सरकारी हॉस्पिटल थे, हमारे लगभग 35 सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सारे हॉस्पिटल्स में हमने सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सब कुछ फ्री कर दिया है, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। हमारा अपना ये मानना है कि आप लोग टैक्स देते हैं, जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से कम आज हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हम गारंटी कर रहे हैं। आपको अच्छी शिक्षा हम गारंटी कर रहे हैं, आपको अच्छे अस्पताल हम गारंटी कर रहे हैं। आज मुझे कहते हुए मुझे अभी एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिले कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि उनका बेटा एक दिल्ली के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो काफ़ी दूर था उनका स्कूल। उनके बगल में एक अभी हमारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुला है दिल्ली सरकार का। वो बोले मैं स्कूल घूम के आया और स्कूल इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में एडमिट कराया है। क्या हम पहले सोच सकते थे कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिट कराएंगे? आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है। क्या हम सोच सकते थे? कुछ साल पहले तक, मेरे को याद है 2015 के फरवरी में हम चुनाव जीते थे, और 2014 की गर्मियां मुझे याद हैं जब 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली के अंदर लगे थे उन गर्मियों के अंदर। 2014 की गर्मियां मुझे याद है। सरकार बनने के 2-3 साल के अंदर मैं खुद गर्मियों के दिनों में मैं खूब जूझा था, जब इधर पावर कट लग रहा है, उधर पावर कट लग रहा है, इधर से खबर आया करती थी, उधर से खबर आया करती थी। पिछले 5 साल के अंदर हमने मेहनत करके 2 काम किए हैं। एक तो दिल्ली के लिए सफिशिएंट पावर की अवेलेबिलिटी इंश्योर की है, जितनी दिल्ली को ज़रूरत है बिजली की उतनी बिजली की अवेलेबिलिटी इंश्योर की है, और दूसरा जितने ट्रांसफार्मर खराब थे सारे ट्रांसफार्मर बदले हैं, जितनी केबल खराब थी सारी केबल बदली है। आज दिल्ली की कुछ चंद कॉलोनियों को छोड़ के, जिसकी लिस्ट मेरे पास है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उन चंद कॉलोनियों को छोड़ के पूरी दिल्ली के अंदर आज हमने आपके लिए 24 घंटे अच्छी पावर सप्लाई इंश्योर की है। अब दिल्ली के अंदर पावर कट नहीं लगता। कई लोग मेरे से पूछते हैं पोल्यूशन के लिए आप कहते हैं कि पोल्यूशन कम हुआ। पोल्यूशन कम होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है, पहले जब आप बाजार में जाया करते थे, हर दुकान के बाहर वो होंडा वाला लाल रंग का जनरेटर मिलता था, वो रस्सी से खींच के चला करता था। याद है आप लोगों को? देखा था आप लोगों ने? हर दुकान के बाहर वो लाल रंग का जनरेटर होता था। अगर पावर चली जाती थी तो पूरे मार्केट में और घरों के अंदर वो जनरेटर चला करता था। कितना पोल्यूशन होता था? एक एस्टीमेट के हिसाब से 6 लाख के करीब जनरेटर होते थे। सारे जनरेटर बंद हो गए, सारे इन्वर्टर बंद हो गए, सारी बैटरी बिकनी बंद हो गई दिल्ली के अंदर। अभी एक खबर आई थी 70% फॉल हुआ है इन्वर्टर की सेल में पिछले 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर। तो आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली है और 25 लाख परिवारों का बिजली का बिल पिछले महीने 0 आया है। सो अच्छी बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, मुफ्त में बिजली मिल रही है, 0 बिल आया पिछले महीने। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत काम किया। दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसी कम से कम 50 से 60% दिल्ली ऐसी है जहाँ पे सड़कें बनी और टूट गई है तो अलग बात है, वहाँ कभी सड़कें बनी नहीं है। 70 साल में कभी सड़कें बनी नहीं थी, वहाँ पे गलियाँ कभी बनी नहीं थी दिल्ली के अंदर। मैं एक बहुत बड़े अखबार के बहुत बड़े एडिटर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं अरविंद तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सड़कें नहीं बनी, गलियाँ नहीं बनी? ऐसी दिल्ली कच्ची कॉलोनियाँ दिल्ली की
देयर आर 1797 कॉलोनीज, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली, जहाँ पे कभी सड़कें नहीं बनी, कभी गलियाँ नहीं बनी, कभी नालियाँ नहीं बनी, कभी पानी के पाइपलाइन नहीं डली, कभी सीवर की पाइपलाइन नहीं डली। उन 1797 कॉलोनियों में से 1797 कॉलोनीज में से 1281 कॉलोनियों में, 1281 कॉलोनीज में हमने सड़कें बनवा दी हैं, नालियां बनवा दी है, पानी की पाइपलाइन डलवा दी है, सीवर की पाइपलाइन। आज उनको इज्जत की जिंदगी मिल रही है उन लोगों को। जब हमारी सरकार बनी थी 58% दिल्ली में पानी की पाइप्ड वाटर सप्लाई थी, 58%। आज 5 साल के बाद 93% दिल्ली में पानी की पाइप्ड वाटर सप्लाई है। केवल 7% दिल्ली बाकी है। अगले 1 साल के अंदर वो भी ठीक कर देंगे। वहाँ भी डल रही है, पानी की पाइपलाइन डल रही है, 1 साल में वहाँ भी डल जाएगी। उसका अगला हमारा सपना है, अभी पानी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आता है। पहला हमारा टारगेट था कि दिल्ली के घर घर के अंदर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा के आपको टूटी से पानी दे। टैंकर माफिया ख़त्म करना चाहते थे हम लोग। टैंकर माफिया रीजनेबली ख़त्म कर दिया आज दिल्ली के अंदर हमने। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि 24 घंटे आपको पानी मिलना चाहिए और सीधा टूटी खोल के आप सीधा पानी टूटी से पी सकें, ऐसा साफ सुथरा पानी आपको हम देना चाहते हैं। पोल्यूशन पे, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है दिल्ली की, हम मानते हैं। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर 2 चीज़ हुई हैं। दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़ी है। दिल्ली में वो सब चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ना चाहिए था। लेकिन फॉर्चुनेटली 5 साल में दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा नहीं है, दिल्ली में पोल्यूशन कम हुआ है। इसके ऊपर डिबेट हो सकता है कितना कम हुआ है, अलग अलग फिगर्स हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है जिसके हिसाब से पिछले 5 साल में दिल्ली में 25% पोल्यूशन कम हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014-15 के आसपास 155 था। इस साल एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 115 था। तो 25% दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हुआ है। ये क्यों कम हुआ है? इसका एक सबसे बड़ा कारण मैंने बताया, अब 24 घंटे बिजली आती है। जनरेटर दिल्ली के अंदर अब बंद हो गए हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण है ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल नेटवर्क बन गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो जितने ट्रक दिल्ली के अंदर आया करते थे वो सब ट्रक अब दिल्ली के बाहर से निकल रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे, लेकिन 1 महीना जो ये अभी प्रेजेंट, जब पराली का धुआं हरियाणा और पंजाब में जो फसलें जलाई जाती है वहाँ से जो धुआं आता है, उस धुएं की वजह से जो पोल्यूशन है उसके सामने हम थोड़े हेल्पलेस हो जाते हैं। अदरवाइज पूरे साल में रीजनेबली पोल्यूशन, आप अगर 10 अक्टूबर के पहले के 4-5 महीने के सैटेलाइट पिक्चर्स और एयर क्वालिटी इंडेक्स की हमने स्टडी की थी, उसके 5 महीने पहले तक डेली पोल्यूशन एयर क्वालिटी दिल्ली की गुड कैटेगरी में थी, मॉडरेट कैटेगरी में थी। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद से जब से पराली का धुआं आया तब से खराब हुई है। हमने कई सारे नए एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। डेंगू यूज्ड टू बी अ मेजर प्रॉब्लम इन दिल्ली। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, देयर वर 15,000 केसेस ऑफ डेंगू इन दिल्ली। 60 लोगों की मौत हुई थी। मैं खुद जैसे ही हमारी सरकार बनी, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे मैं खुद जा रहा था और देख रहा था बेड्स की कमी पड़ रही थी। आज इस साल जो एक मैसिव कैंपेन हम लोगों ने चलाया जिसमें जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस साल सभी एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि डेंगू एक साइक्लिकल बीमारी है और इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पर इस साल द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगू इज़ लेस देन 1500। 2015 में 15,000 केसेस थे, इस साल 1500 से कम केसेस थे, 1300 कुछ केसेस थे, और देयर वाज नॉट अ सिंगल डेथ ड्यू टू डेंगू दिस ईयर। एक हम लोगों ने स्कीम शुरू की जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फरिश्ते स्कीम। कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है सड़क के ऊपर, हम देखते हैं कि उसको कोई भी उठा के नहीं ले जाता, उसको कोई भी, नो वन केयर्स अबाउट हिम, लोग गुजर जाते हैं उसको देख के। उसके 2 कारण होते थे। एक तो ये कि पुलिस तंग करेगी, पुलिस हमसे पूछताछ करेगी,
और दूसरा ये कि मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, हॉस्पिटल वाले कहेंगे पैसे तुम दो, मैं कहाँ से पैसे दूंगा, तो कोई भी उसको नहीं। इसके ऊपर हमने काम किया और हमने ये कहा है कि अगर आपको कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट मिलता है, आप उसको उठा के तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाइए। एक गोल्डन आवर होता है, कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट के अगले 1 घंटे के अंदर उसको, मरीज को, विक्टिम को अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसके बचने के चांसेस 90% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो उस गोल्डन आवर के अंदर उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। सो हमने कहा कि नियरेस्ट जो भी, चाहे जितना बड़ा महंगा हॉस्पिटल हो, चाहे कितना ही महंगा हॉस्पिटल हो, उसका सारा इलाज का खर्च अब दिल्ली सरकार देती है। और पिछले 1.5 साल के अंदर जब से ये स्कीम है, हम लोग 3000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं इस स्कीम के जरिए। एक हमने नया एक्सपेरिमेंट किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इट वाज अ कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट। अगर आपको सरकार से कोई भी काम कराना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको वोटर कार्ड, आपको कुछ भी काम कराना है, आपको सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, लाइन में लगना पड़ता है, फिर वो बाबू जब आपका नंबर आता है तो 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है, फिर उसके बाद दोबारा लाइन में लगना पड़ता है, फिर हार के आप किसी दलाल को पकड़ लेते हैं और दलाल को पैसे दे के आप अपना काम कराते हैं। अब हमने आपको एक नंबर दे दिया है 1706। अगर आपको सरकार से, अभी सारे काम उस पर नहीं है, अबाउट 80 और 90 सर्विसेज हैव बीन पुट ऑन दिस। अगर आपको सरकार से वो काम कराने हैं, आप उस नंबर पे फ़ोन कीजिए, आप कहिए मुझे अपना राशन कार्ड बनवाना है। वहाँ से वो पूछेंगे कि सर आपके घर हम कितने बजे आए हैं, गवर्नमेंट आपके घर आएगी काम करने के लिए। सो आप उसको टाइम बताइए कि भाई मैं तो रात को 8 बजे अपने घर आता हूँ काम से, आप 9 बजे रात को आइएगा। दिल्ली सरकार से रात को 9 बजे कोई आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए, आपका राशन कार्ड बनाने के लिए। वो अपने साथ एक छोटी सी स्कैनिंग मशीन लेके आता है, तो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पहले से बता देते हैं कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। आप वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, वो आपके घर आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब स्कैन करेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स की रसीद दे देगा और 10 से 15 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट बन के आपके घर अपने आप पहुंच जाएगा। आपको कोई छुट्टी नहीं लेनी, किसी दलाल के चक्कर नहीं काटने, किसी लाइन में नहीं खड़ा होना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ऐसे आप अपना राशन कार्ड और इलेक्शन कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन उठता है कि इतने सारे काम किए, पैसा कहाँ से आया? अभी अभी CAG की एक रिपोर्ट आई है। CAG वो बॉडी है जिससे सब डरते हैं, सारी सरकारें डरती हैं। CAG वो बॉडी है जिसने इस देश के सबसे बड़े घोटाले निकाले हैं, कोयला स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम। अगर CAG आपके दफ्तर आ जाए तो सारे सरकारी अफसर और नेता घबराते हैं। CAG ने अभी हमारी 5 साल की ऑडिट करने के बाद उन्होंने फाइंडिंग दी है दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट रनिंग इन सरप्लस इन द एंटायर कंट्री। हम फायदे में चल रहे हैं, नुकसान में नहीं चल रहे, घाटे में नहीं चल रही हमारी सरकार। और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से चल रही है, उसके पहले घाटे में चल रही थी दिल्ली सरकार। पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही है। CAG से ये सर्टिफिकेट मिलना कोई हंसी खेल नहीं है। HT की रिपोर्टिंग थी, अभी HT ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत बड़ी रिपोर्ट किया था CAG की रिपोर्ट को। ये CAG से 5 साल खत्म होने पे ये सर्टिफिकेट मिलना कोई हंसी खेल नहीं है। तो ये कैसे हुआ? जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली सरकार का टोटल बजट 30,000 करोड़ का था। आज दिल्ली सरकार का टोटल बजट 60,000 करोड़ का है। 5 साल में डबल कर दिया। हमारे से पहले 2010 से 2015 के बीच में, 2010 में दिल्ली का बजट था 25,000 करोड़, 2015 में हुआ 30,000 करोड़। तो 5 साल में हमसे पहले हर साल 1,000 करोड़ रुपए बढ़ता था। हमारे टाइम में 5 साल में हर साल 6,000 करोड़ रुपए बजट बढ़ा है। पिछले 5 साल के अंदर 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हुआ। वो कैसे हुआ? सबसे पहला काम हमने किया, हमने दिल्ली में रेड मारनी बंद कर दी व्यापारियों के ऊपर।
जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने रेड राज खत्म कर दिया, रेड मारनी हमने बंद कर दी। हमने जनता पे विश्वास किया। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था पहले, और हमें वहाँ सिखाया जाता था कि लोग टैक्स इवेजन क्यों करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है, जब जनता को ये विश्वास नहीं होता कि जो पैसा मैं कमा के 24 घंटे कमा के सरकार को टैक्स के रूप में देता हूँ, अगर जनता को लगता है कि यार मैं तो कमा के टैक्स के रूप में देता हूँ और ये तो सारे नेता और अफसर मिलकर चोरी कर लेते हैं, फिर मैं क्यों दूँ। फिर आदमी टैक्स इवेजन करना चालू करता है कि मैं क्यों दूँ, मैं तो बेवकूफ़ बन रहा हूँ, मैं तो टैक्स देता जा रहा हूँ। जब दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार आई और लोगों ने देखा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, सड़कें अच्छी बन रही हैं, ये लोगों ने धीरे धीरे वॉलंटरी कंप्लायंस करना चालू किया। मैंने खुद जा के व्यापारियों की मीटिंग करी। मैंने व्यापारियों को कहा, मैंने कहा तुम लोग इतना पुण्य का काम करते हो, धर्म का काम करते हो, तुम लोग मंदिरों को पैसा देते हो, धर्मशाला को पैसा देते हो, प्याऊ को पैसा देते हो, स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो। तुम्हारे में से कितने लोग हैं जो अपनी कमाई का 10% बच्चों की, गरीब बच्चों की शिक्षा पे खर्च करते हैं, गरीब लोगों का इलाज कराते हैं। तुम अगर 300 रुपए 400 रुपए एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए हर महीने उसकी फीस देते हो, अगर वो तुम मुझे टैक्स के रूप में दे दो, मैं 16 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर सकता हूं। ये लोगों को बात समझ में आने लगी। खूब मीटिंग्स ली हम लोगों ने व्यापारियों की, और धीरे धीरे वो वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ने लगा, लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। अभी आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। अभी दिवाली के टाइम पे किसी का, मनीष जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके पास कोई व्यापारी आया। उन्होंने कहा जी आपके जीएसटी वाले बहुत तंग कर रहे हैं, दुकानों पे आके दिवाली के पहले उगाही कर रहे हैं। मनीष ने सारी एनफोर्समेंट टीम को बुला के कहा खबरदार कोई अगर दफ्तर के बाहर निकला तो दिवाली के टाइम पे, और व्यापारियों को एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि अगर कोई इंस्पेक्टर आपकी दुकान पे आए उसकी फोटो खींच के मुझे इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना। सारे इंस्पेक्टर घर पे बैठ गए, कोई इंस्पेक्टर, किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी व्यापारी को जाके तंग करने की। दूसरा हमने स्टेप उठाया कि टैक्स के रेट्स बहुत कम कर दिए। पहले साल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने टिम्बर, कपड़ा, चप्पल, मार्बल और एक और 5 आइटम्स के ऊपर हमने टैक्स रेट्स 12% से 5% एकदम से कर दिए, 7% टैक्स रेट्स कम कर दिए। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि टैक्स कम होने की बजाय उन सारे आइटम्स के ऊपर टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, रेवेन्यू कलेक्शन हमारा बढ़ गया। अगले साल हम लोगों ने बहुत सारे आइटम्स के ऊपर सीधे 12% से 5% टैक्स रेट कर दिया। कंप्लायंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई जो आज आप लोगों के सामने है। जैसे मैंने बताया कि 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू हो गया। और दूसरा जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है वो हम लोगों ने काफ़ी कम किया। करप्शन हम लोगों ने काफ़ी कम किया, जिसकी वजह से जैसे एक वजीरपुर का फ्लाईओवर बना, 325 करोड़ की उसकी सैंक्शन कॉस्ट थी, हमने उसको 200 करोड़ रुपए के अंदर कंप्लीट कर दिया। कभी आपने सुना है कि सरकारी काम सैंक्शन कॉस्ट से कम में होता है? नहीं तो 300 करोड़ का फ्लाईओवर बनते 1500 करोड़ में तो बनते हुए सुना है। 300 करोड़ का सरकारी फ्लाईओवर 300 करोड़ का 225 करोड़ रुपए में बनते हुए आपने कभी नहीं सुना होगा। हर चीज के अंदर पैसा बचाया। कई लोग मेरे से पूछते हैं, अभी हमने महिलाओं की बस राइड फ्री कर दी है, बसों के अंदर सारी महिलाओं की यात्रा फ्री है। टोटल खर्चा 140 करोड़ रुपए है। और अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने अपने लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदा 190 करोड़ रुपए का। तो मैंने अपने लिए हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, मैंने उस पैसे से अपनी महिलाओं की बस राइड फ्री कर दी। तो कुछ पूछते हैं पैसा कहां से आता है? पैसा यहां से आता है। एक चीज जो मैंने देखी है मैं तो आप लोगों से उम्र में भी बहुत छोटा हूं और एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटा हूं, पर मुझे ये लगता है कि जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगे, बट आई सिंसियरली बिलीव इन इट, कि जब ऊपर वाले ने इस सृष्टि की रचना की थी तो पूरी दुनिया के अंदर पृथ्वी पे जो सबसे खूबसूरत जगह बनाई वो भारत थी। हमारे देश को उसने सब कुछ दिया है। हमारे देश में पहाड़ हैं, नदियां हैं, सभी किस्म की फसलें हैं, सभी किस्म के मिनरल्स हैं, सब कुछ है हमारे देश के अंदर। और जब ऊपर वाले ने इंसान को बनाया
तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी उसने भारत में पैदा किया। हमारे देश के लोग जब यूएस से जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, जितने टॉप के मल्टीनेशनल्स हैं आप उठा के देखो, हर मल्टीनेशनल में ऊपर 2 या 3 में आपको इंडियन बैठा हुआ मिलेगा। लेकिन हमारा देश पिछड़ा हुआ क्यों है? हमारे देश का सिस्टम खराब है। मैं ये मानता हूं हमारे देश के लोग इतने एंटरप्राइजिंग हैं, इतने एंटरप्राइजिंग है। एक रिक्शा वाला भी एंटरप्रेन्योर है, एक चाय बेचने वाला भी एंटरप्रेन्योर है। हर आदमी को धंधा करना आता है हमारे देश के अंदर। ये सरकारों ने इतना ज़्यादा कस के रखा हुआ, इतने ज़्यादा कानून, इतने ज़्यादा, अगर थोड़ा सा अगर खुला छोड़ देना हमारे देश के लोगों को, अगर हमारे देश के बिजनेसमैन को, हमारे देश के व्यापारियों को थोड़ा सा खुला छोड़ दें, इस दुनिया को तो पता नहीं कब का जीत लेंगे हम लोग। कुछ लोग आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर कि केजरीवाल तो फ्रीबीज बड़े देता है। मैंने आपका टैक्स नहीं बढ़ाया, उल्टे टैक्स कम कर दिया, 12% से 5% कर दिया, सारी चीज़ों पे टैक्स कम कर दिया। आपका बजट मैंने नफ़े में रखा है, नुकसान में नहीं करा, फायदे में करा है 5 साल में। तो अगर मैंने करप्शन खत्म करके पैसा बचा लिया और वो पैसा आपको मैं वापस कर रहा हूं, आपकी बिजली सस्ती कर दी, आपकी पानी सस्ता कर दिया, आपका ट्रैवल सस्ता कर दिया, तो बताओ मैंने क्या गुनाह किया? अगर ये मैं खा जाता तो कहते बड़ा अच्छा चीफ मिनिस्टर है, वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। मैं पैसे खाया नहीं, मैंने आपको वापस कर दिए। और दूसरा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आज दिल्ली में लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है, लगभग 2000 रुपये महीना हर परिवार के बिजली में बच रहे हैं। पानी 20,000 लीटर मुफ्त मिल रहा है, लगभग 1000-1500 रुपये महीना सबका पानी में बच रहा है। लोगों के सरकारी स्कूलों की फीस 0 है, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में भर्ती करा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की 5 साल से फीस नहीं बढ़ने दी दिल्ली के अंदर, हर साल फीस बढ़ा करती थी, पहले अनाप शनाप फीस बढ़ती थी, हमने एक स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी 5 साल से। कम से कम 2-3 हज़ार रुपये लोगों का स्कूलों में बच रहा है, बस में बच रहा है, कितनी चीज़ों में। मिनिमम वेज हम लोगों ने बढ़ाए हैं, पहले 9,000 रुपये थे, हमने 15,000 रुपये कर दिए। हर परिवार का कम से कम 5,000 रुपये महीना बच रहा है, हर परिवार का कम से कम 5,000 रुपये महीना। तो हर परिवार का साल में 60,000 रुपये महीना बच रहा है। दिल्ली में 50 लाख परिवार हैं, 30,000 करोड़ रुपए हमने आम जनता की जेब में सालाना डालने चालू कर दिए हैं। दैट मच डिमांड वी हैव क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। आज हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्शन हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिमांड है। सामान बन रहा है, बिस्किट्स बना रहे हैं पार्ले वाले, लेकिन बिस्किट बिक नहीं रहा। ऑटो वाले ऑटो बना रहे हैं, लेकिन बिक नहीं रहे, सामान बिक नहीं रहा। यही तो प्रॉब्लम हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिमांड की हो रही है। आज हमने दिल्ली के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की डिमांड एनुअली क्रिएट करी है। इससे अच्छी इकोनॉमिक्स और क्या हो सकती है? अगर मैं 2-4 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को टैक्स कंसेशंस दे देता, ये देता, आई डोंट थिंक दैट वाज अ गुड इकोनॉमिक्स। बेटर इकोनॉमिक्स इज जब मैंने मास स्केल के ऊपर जनता के बीच में उनकी जेब में पैसा डाल के अगर मैंने डिमांड क्रिएट की है। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ हमने, जो नाउमीदी पूरे देश के अंदर छा चुकी थी, यार कुछ बदल नहीं सकता, आज दिल्ली को देख के पूरा देश कह रहा है यार हो तो सकता है, बदल तो सकता है। अब अपने को यमुना साफ करनी है आने वाले दिनों में, वो बहुत ज़रूरी है। बड़ा बुरा लगता है, यमुना के साथ सबका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। दिल्ली साफ करनी है। दिल्ली कितनी गंदी है, जहाँ देखो कचरा ही कचरा है, जहाँ देखो मलबे के ढेर लगे हुए हैं, बदबू आती है। हम दूसरे देश की राजधानी में, टोक्यो में जाते हैं, वॉशिंगटन में जाते हैं, लंदन जाते हैं, कितनी साफ़ सुथरे शहर मिलते हैं। दिल्ली को भी अपने को सुंदर शहर बनाना है। दिल्ली की सड़कें हमें बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनानी है। उसके लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। 40 किलोमीटर की सड़कें हम पायलट बेसिस के ऊपर, आपको बिल्कुल जैसे यूरोपियन सड़कें हैं वैसी सड़कें अगले साल 1 साल के अंदर, पहले 40 किलोमीटर हम तैयार कर रहे हैं, उसके बाद पूरी दिल्ली की सड़कें आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की मिलेंगी। पोल्यूशन को कम करना है, ट्रांसपोर्ट अच्छा करना है।
ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन में फॉर्चुनेटली अब बहुत बड़े स्केल के बसें खरीद रहे हैं। जैसे आपको मेट्रो कंफर्टेबल लगती है, वैसे अब आपको बसें भी अच्छी मिलेंगी। पानी हमें 24 घंटे देना है, साफ पानी देना है। और अगर कोई आप लोगों के सजेशंस हैं जो आपको लगता है कि हमें दिल्ली में करना चाहिए, आप भी अपने सुझाव दीजिए। लेकिन मेरा छोटा सा 5 सा, मैं एक आउटसाइडर हूँ, बाहर से आया हूँ। ये जो राजनीतिक सिस्टम है ना, ये जो हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम है, इतनी सारी पार्टियाँ, ये सब, ये एक परिवार की तरह है इनका सबका। मैं एक बाहर से आउटसाइडर था जिसको उन्होंने खूब किक किया कि किसी तरह से चला जाए, किसी तरह से निकल जाए। हम भी डटे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे। तो मुझे ये लगता है कि हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री बनने में 50 साल की ज़रूरत नहीं है, 10 साल के अंदर हमारा देश डेवलप्ड हो सकता है। सवाल केवल नीयत का है। अगर अच्छी नीयत हो तो सब सफल हो सकता है। तो शुरू में मैंने कहा था कि 3 चीज़ें हमने देखी। एक तो ये कि सत्ता ईमानदारी से चल सकती है, दूसरा ये कि हो तो सकता है, संभव है, और तीसरा, हरियाणा में जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ती है, हरियाणा में चुनाव किस बेसिस पे हुआ? जाट वर्सेस नॉन जाट। गुजरात में चुनाव किस बेसिस पे हुआ? पटेल वर्सेस नॉन पटेल। दूसरी जगह में चुनाव किस बेसिस पे होता है? हिंदू वर्सेस मुसलमान। लेकिन जब दिल्ली में आती है बीजेपी तो उसको कच्ची कॉलोनियों की याद आती है, फिर उसका हिंदू मुसलमान दिल्ली में नहीं चलता। फिर दिल्ली के अंदर उसको पानी की बात करनी पड़ती है, दिल्ली के अंदर उसको स्कूलों की बात करनी पड़ती है। आज अगर दिल्ली में हमने ये सारे काम ना किए होते तो दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान का कार्ड चलता। लेकिन आज जब दिल्ली के अंदर बीजेपी वाले घर घर जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि यार इन्होंने तो स्कूल अच्छे कर दिए, इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए, तुमने क्या किया? तो वो कहते हैं हम भी कच्ची कॉलोनियाँ कर रहे हैं, देखो। तो राजनीति का डिस्कोर्स दिल्ली के अंदर बदला है, ये भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है। थैंक यू सो मच। वो कह रहे हैं मेरा टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। देखिए, आपने दिल्ली को जो चीज़ें दी जिनसे आपको काफ़ी गुडविल भी मिला है, लेकिन आपने हमें सवाल करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया। लेकिन कुछ सवाल पूछेंगे आपसे केजरीवाल जी। देखिए, एक तो पोल्यूशन के बारे में आप बात कर रहे थे। आई थिंक स्पेशली नाउ इन दिस सीजन पर्टिकुलरली इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट दिल्ली फेसेस। Today, for example, is a relatively good day in Delhi. The AQI is 368, which is very poor. So Delhi में हम बोलते हैं कि today is a good day, today the AQI is very poor. Kejriwal ji, you were talking about how stubble burning is a very important factor. We are now at a stage where most of the stubble burning has already stopped. Yeah. Today, Amrinder Singh, the Chief Minister of Punjab, was on this forum, and he was saying that, I just left from Punjab, there's no smoke there, I came to Delhi, suddenly the visibility is 400 meters, my plane couldn't land on time. So, I know there is this long discussion about stubble burning, but definitely there is much more that Delhi can do to fight pollution. Do you accept that? No, I completely accept. दिल्ली में पोल्यूशन है, दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा भी है, और सर्दियों के अंदर जैसा हम जो टेक्निकल थोड़ा समझते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना होता है, जबकि रात को ठंड की वजह से सारा पोल्यूशन नीचे बैठ जाता है और रिलेटिवली दिन में वो रहता है। सो ये जितना पोल्यूशन आज दिल्ली में है, वी एडमिट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिल्लीज ओन सोर्सेज। जैसा मैंने कहा कि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। पिछले 4-5 साल में कुछ तरक्की हुई है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। दिल्ली का अपना वेहिकुलर पोल्यूशन है, दिल्ली का अपना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, दिल्ली का अपना डस्ट की वजह से पोल्यूशन है। एक जो अच्छी चीज़ हो रही है, अभी तक अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई दिल्ली में आज अभी इस टाइम पोल्यूशन किस वजह से है, हमारे किसी के पास जवाब नहीं है। कोई कहेगा 2013 में एक IIT कानपुर की स्टडी हुई थी, कोई कहेगा 2017 में एक टेरी की स्टडी हुई थी। डेली बेसिस पे पोल्यूशन अलग अलग टाइम में अलग अलग वजह से होता है। नवंबर में अलग वजह से होता है, अक्टूबर में अलग वजह से होता है। रियल टाइम बेसिस पे इस वक्त पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, वो अभी कोई किसी के पास मशीन नहीं थी। फॉर्चुनेटली वी हैव टाइड अप विद वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी।
हम पूरी एक लैब सेटअप कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अप्रैल से वो चालू हो जाएगा। और जब आज एज अ चीफ मिनिस्टर, अभी इन्होंने कहा 368 पोल्यूशन है, अच्छा नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 इज़ बैड, लेकिन अभी मेरे को एज अ चीफ मिनिस्टर मुझे पता ही नहीं कि ये पोल्यूशन किस वजह से है। अगर मुझे अभी पता चले कि भाई फलाने इंडस्ट्री की वजह से है, तो मैं बंद कर सकता हूँ ना वो इंडस्ट्री, मैं कह सकता हूँ इसको बंद करो। अगर मुझे पता चले इस वजह से है, आज अगर मुझे पता चले व्हीकल्स की वजह से है, तो मैं ऑड इवन इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन वो अभी हमारे पास डेटा नहीं है। और अप्रैल से फॉर्चुनेटली वी विल स्टार्ट गेटिंग रियल टाइम डेटा कि अभी दिल्ली का पोल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं, सोर्स अपॉर्चनमेंट। उसके बाद हम इस पे और ज्यादा काम कर पाएंगे। नहीं, बिकॉज देखिए क्या है ना, वन बिग एक्यूजेशन ऑन एवरीबडी, ऑल द स्टेक होल्डर्स इन दिस इज दैट between October and January, it's bad. Everybody talks about pollution. Yes. But from February onwards, till next October, everybody stops talking about exactly. it. That there is not a concerted effort all year round. Right. वो अब हम करेंगे. जी. Right. And because of which the base pollution is also very high. Exactly. So the point is, who has to find a solution? Do we have to find a solution? All Does of us Punjab together. have to find a solution? All of us together. कुछ सोर्सेज जहाँ पे पंजाब की वजह से, पराली की वजह से हम पंजाब से मदद मांगेंगे। जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसमें दिल्ली में सब लोग मिलके करेंगे। जैसे ऑड इवन इतना सख्त मेजर था, पहली बार जब मैंने ऑड इवन किया था, मेरी पार्टी वालों ने कहा, गूगल पे हम लोगों ने सर्च किया, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में ऑड इवन इम्प्लीमेंट किया गया था, इट प्रूव्ड टू बी पॉलिटिकली सुइसाइडल। तो सबने मेरे को कहा कि तुम सुइसाइड कर रहे हो, तुम ये ऑड इवन करोगे, जनता नाराज हो जाएगी, अगला चुनाव हार जाएंगे। हमने जनता में जाके इसका खूब अच्छे से जनता को एजुकेट किया एंड आई एम सो हैप्पी कि जनता ने इसको ऑड इवन को लैप अप किया। जनता बहुत खुश हुई दिल्ली की, और हमने दिल्ली के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की। तो और भी जब भी हम सख्त कदम कोई उठाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता साथ देगी उसका। I want to ask you this question in a slightly different way. A lot of people feel that the number one problem in Delhi right now is pollution. Do you, as Chief Minister of Delhi, agree that that is the number one problem in the city? Actually, किसी के लिए पोल्यूशन नंबरिंग करना ठीक नहीं है। हाँ. किसी के लिए पोल्यूशन नंबर 1 हो सकती है, किसी के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर 1 हो सकती है, किसी के लिए उसका रोजगार नंबर 1 हो सकती है, किसी के पास नौकरी नहीं है, वो कहेगा मेरे को नौकरी दिला दो, मेरी नंबर 1 ये है। सो अलग अलग लोगों के लिए नंबर 1 हो सकती है, पर पोल्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। आई एग्री विद दैट। Kejriwal ji, another accusation that people have about the government is that the approach that you take when you're dealing with a lot of issues for Delhi, for which you need the central government's help, support, intervention, is a very confrontational approach rather than an approach of a negotiator. That, instead of discussing things, it turns out into a blame game, a fight. How do you respond to that? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने पूरी कोशिश की है हर चीज़ में, जो भी काम हमें उनसे कराने हैं, हम हाथ पैर भी जोड़ते हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने थे, तो सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? लगने चाहिए, सब लोग मानते हैं। अब पूरी दिल्ली में जब से सीसीटीवी 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हम लोग लगा रहे हैं, और लगभग 1-1.25 लाख कैमरे लग चुके हैं अभी तक। तो जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ पे अब जो क्राइम है वो पकड़ा भी जाने लगा है, उसका काफ़ी असर हो रहा है। 2.5 साल तक सीसीटीवी कैमरे की फाइल एलजी साहब के पास पड़ी रही, एलजी साहब ने साइन नहीं किया। तो फिर एक दिन मैं और मनीष जी जाके बैठ गए उनके, हमने कहा जी साइन करो, तब तक हम जाएंगे नहीं। फिर 10 दिन बैठे रहे हम वहीं पे, फिर उन्होंने कर दिए साइन। सो अपने लिए थोड़ी कर रहे थे। अब ना अगर हम थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो आप कहते हो कि लड़ता बहुत है, तो मैं आप ही के लिए लड़ता हूँ, अपने लिए। मेरे बच्चों की तो नौकरी लग गई है, तो अपने बच्चों के लिए तो लड़ता नहीं हूँ, मैं आप ही के लिए लड़ता हूँ। नहीं तो लेकिन ये जो आप जो बात करें आप, दिस पॉलिटिक्स ऑफ धरना, do you see it as a legitimate form of politics even for a chief minister? It's a last resort। भाई अब हो गई फाइल साइन, लोगों के सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, लोग तो खुश हैं। केजरीवाल जी, इलेक्शन आने वाला है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। Last time when you fought the campaign, when you won such a thumping majority, your campaign line was Kejriwal versus who? Basically, you were highlighting the fact that the BJP doesn't have a leader and Kejriwal versus who. This time, 5 years later, you have been in power. Is it again going to be a personality-driven campaign, or are you going to talk about issues,
the work that you have done, और because already मैं ऑटोज पे देख रहा हूँ सब जगह आई लव केजरीवाल के पोस्टर सबके लगे हुए हैं. So is it going to be a personality campaign? पर वो आंसर तो आज भी नहीं मिला, केजरीवाल वर्सेस हु, उनका कौन है, दूल्हा कौन है उनका? बारात तो आ गई लेकिन दूल्हा नहीं है उनका. लेकिन आज दिल्ली में 5 साल में जो काम हुए हैं, मुझे लगता है काम की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है. जैसा मैंने कहा कि जो बीजेपी को अब कच्ची कॉलोनियाँ याद आई हैं, वो इसी वजह से याद आई हैं कि दिल्ली के अंदर कामों के ऊपर वोट पड़ रहा है. जहाँ भी जाइए लोग, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, इस बार हमारी पार्टी का कैंपेन जो है एकदम उल्टा हो गया है. हमारे पूरे दिल्ली के अंदर अभी जितने नेता जाके पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, उसमें नेता भाषण नहीं दे रहे. नेता जाके खड़ा होकर पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि जी 93 से 98 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी ने क्या काम किए? किसी को याद नहीं आता. 98 से लेके 2013 तक शीला जी की सरकार थी, क्या काम किए? लोग कहते हैं बसें लेके आई, दिल्ली मेट्रो लेके आई, फ्लाईओवर बनाए. 3 काम बताते हैं. 2015 से केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, क्या काम किए? हर एक का हाथ खड़ा हो जाता है. कोई कहता है जी स्कूल अच्छे कर दिए, कोई कहता है अस्पताल अच्छे कर दिए, कोई कहता है जी मेरे बच्चे का ये कर दिया, कोई कहता है जी तीर्थ यात्रा करवा के लाई, कोई कहता है जी सड़क बनवा दी, कोई कहता है पानी दे दिया, कोई कहता है सीवर की पाइपलाइन दे दी. आज जनता, हर सभा के अंदर जनता बता रही है खड़ी होके कि 5 साल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या काम किए. चुनाव इसके ऊपर होगा इस बार. आपकी पर्सनालिटी कल्ट के ऊपर नहीं? वो अपने आप ही लोगों को प्यार है. अच्छा, तो बीजेपी के स्टेट चीफ हैं मनोज तिवारी जी. डू यू सी हिम एज द कैंडिडेट अगेंस्ट यू? वो गाते बहुत अच्छा है. नहीं, आपने सुना है वो रिंकिया के पापा बहुत अच्छा गाते हैं. वो इज वेरी गुड. सीट कितनी टारगेट कर रहे हैं आप? लास्ट टाइम यू वन 67 सीट्स आउट ऑफ 70. इस बार बीजेपी का स्लोगन होगा अब की बार 3 पार. और आपका स्लोगन क्या होगा? हमारा होगा अब की बार 67 पार. अच्छा, एक चीज जो पिछली बार, मैं जल्दी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है. एक चीज जो पिछली बार आपने बहुत उठाई थी, वो थी फुल स्टेटहुड की मांग. देखिए, एक सवाल भी आया है जीबी बगई से. वो पूछ रहे हैं कि अबाउट राइजिंग क्राइम, राइट? दिस इज समथिंग दैट you know as Chief Minister of Delhi, you don't have control over the police. Therefore, there is not much that you can do. Of course, you talked about CCTV cameras, etc. Will you once again push for full statehood? One. And second, what do you think you could do differently if you had the police under you? What do you think you would be able to do if you had police, land, law and order, public order under you? देखिए, अगर आपको याद हो, पहले जो हमारी 49 दिन की सरकार थी, उस 49 दिन की सरकार में एक चीज लोग याद करते हैं, 49 दिन में दिल्ली से करप्शन खत्म हो गया था. कम नहीं हुआ था, खत्म हो गया था. हम लोगों ने पूरे दिल्ली के अंदर मैसेज दिया था कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग करके हमें भेज देना, हम उस अफसर को जेल भेज देंगे. 49 दिन के अंदर 32 अफसरों को जेल भेजा था. पूरे दिल्ली के अंदर इतना खौफ पैदा हो गया था कि अब अगर कोई रिश्वत मांगेगा, ट्रैफिक पुलिस, चौक पुलिस, दिल्ली के क्रॉस सेक्शंस के ऊपर पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिए थे. किसी भी दफ्तर के अंदर, एंड द पीपल गॉट एम्पावर्ड. कहीं भी अगर कोई पैसे मांगता था, लोग कहते थे फोन निकालूं, तेरी रिकॉर्डिंग करूं. जब हमारी नई सरकार बनी, पहले 3 महीने तक वही खौफ था. उसके बाद हमारी एंटी करप्शन ब्रांच जो होती थी, जिसके ज़रिए हम लोगों ने ये किया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे छीन ली और उसके बाद हम ये नहीं कर पाए. मेरा ये कहने का मतलब यही है कि आज दिल्ली में हम अगर स्कूल ठीक कर रहे हैं, वही 55,000 टीचर हैं, वही प्रिंसिपल हैं, वही सब लोग हैं, उन्हीं के ज़रिए किया है. आज अगर हमने दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक किए हैं, वही डॉक्टर हैं, वही मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, वही सारा स्टाफ है, उसी के ज़रिए किया है. राजनीति बदल गई. तो अगर दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में आती है, वही दिल्ली पुलिस होगी, वही पुलिस वाले होंगे, वही थानेदार होंगे, वही इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन आप उस बदलाव देखोगे. मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारी देश की राजनीति अगर सुधर जाए
आज सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज स्कूल खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज अस्पताल खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। अगर राजनीति ठीक हो जाए सब चीज़ें ठीक हो सकती है। एक और सवाल केजरीवाल जी, देखिए पिछले 5 साल में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। आपकी पार्टी के लिए अभी लोकसभा इलेक्शन में एक भी सीट नहीं मिली, पूरा चल रहा था कि कांग्रेस के साथ होगा अलायंस, नहीं होगा। इवेंचुअली बीजेपी गॉट मोर देन 50% वोट्स इन ऑल द सीट्स। बीच में आप पंजाब गए, आपको लगा कि वहां पे जीत जाएंगे, गोवा गए, नहीं हुआ। कई लोगों को लग रहा था कि केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो बन गए हैं, लेकिन ये अब नेशनल एम्बिशंस देख रहे हैं। आर यू नाउ totally committed to being a Delhi chief minister, and is the Aam Aadmi Party going to be a proper Delhi party, or are you going to again once again try to seek opportunities outside? आपका ये क्वेश्चन थोड़ा लोडेड है, गड़बड़ है। आर यू नाउ, तो आप दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए। दिल्ली के लोगों को लगता है कि 5 साल में हम लोगों ने काफ़ी काम किए हैं, दिल्ली के लोगों के लिए काम किए हैं, और उसी वजह से आज हमें वोट भी मिल रहा है। और इन्हीं कामों को लेके पूरे देश के अंदर हम जाके लोगों को काम के बारे में बताते हैं। जैसा मैंने बताया, हम राजनीति के बाहर के लोग हैं, हम आउटसाइडर्स हैं। ये पूरे जो इनका सारी पार्टियों का परिवार था, हम इससे बाहर से आए हैं, तो उतनी जल्दी हमें ये टिकने नहीं देते। तो दिल्ली के अंदर हमने पैर जमाए हैं, और बाहर के लोगों को भी ये बताना कि दिल्ली के अंदर किस तरह से राजनीति परिवर्तित होने से काम हुआ है, वो बताते रहते हैं हम लोग। तो जहाँ जहाँ लोग मौका देंगे वहाँ हम लोग काम करेंगे। आप पंजाब जाएंगे इस बारी? जब पंजाब का चुनाव आएगा ज़रूर पंजाब में जाके चुनाव लड़ेंगे। आप मेन ऑपोजिशन पार्टी है वहाँ पे, यू विल अगेन? हमारी मेन ऑपोजिशन पार्टी है, ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। नॉर्मली देखिए, जहाँ पे भी हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, स्टोरीज आती हैं कि आपस में झगड़े हो रहे हैं, वो बनना चाहते हैं, वो उनको रोकना चाहते हैं। ये आपकी क्या स्पेशल रिलेशनशिप है मनीष सिसोदिया जी के साथ कि यहाँ से एकदम कुछ नहीं आता? इट सीम्स टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम व्हाट वी हियर फ्रॉम अदर प्लेसेस। बिकॉज पर्सनल एम्बिशंस नहीं है, और पर्सनल कोई उसे कुछ कमा के नहीं ले जाना, कोई मुझे कुछ कमा के नहीं ले जाना। अगर हमारा कुछ पर्सनल होता तब तो कुछ ये था कि मेरे को ये मंत्रालय क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, तो उनको वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। जनता के लिए काम करने का मौका मिलना चाहिए। 5 साल 7 साल पहले तक कौन जानता था इस देश में कि कौन अरविंद केजरीवाल है, और इस देश में कौन जानता था कौन मनीष सिसोदिया है। हम बहुत छोटे लोग हैं। इस देश के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, और बहुत विश्वास किया हम लोगों के ऊपर। और जो मौका मिला है हम लोगों को, हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। कितना बड़ा मौका हम लोगों को मिला है। जितना मौका है उस मौके से हम जितना काम कर सकते हैं उतना काम देश के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग डिसएग्री करते हैं बातों पे? बहुत ज़्यादा करते हैं। डिसएग्री करना भी चाहिए। डज द बॉस विन ईच टाइम? बॉस इज ऑलवेज राइट। Okay, thank you, ladies and gentlemen. On that note, we'll Thank call it you. an end. Thank Thank you you so so much much. for Thank being you. here.